अशोक अपनी पत्नी को बहुत मारता था और बच्चों ने भी कभी अपने पिता को मना नहीं किया था, जिसकी वजह से विभा को अपने बच्चों पर अफसोस होता। एक दिन अशोक ने डंडे से विभा को पीटा तो दिमाग पर चोट लगने से विभा पागल हो गई और सारा दिन गलियों में घूमती रहती। तो अक्सर लोग उसे बेसहारा समझकर पैसे दे देते, जिसे वो ज़मीन खोदकर अंदर छुपा देती। कुछ समय बीता तो अशोक को कैंसर हो गया और बच्चे उसे बोझ समझने लगे। तो विभा अशोक को हाथ से पकड़कर बाहर ले गई। जब उसने ज़मीन खोदी तो अशोक बिलक बिलक रो पड़ा, क्योंकि बदतमीज कुलक्षणी औरत मेरे आगे ज़बान चलाती है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चीखते हुए अपनी पत्नी विभा की तरफ बढ़ा था और उसे लातों और डंडों की बरसात कर दी थी। उसे खूब गालियां बक रहा था और उसे साथ साथ पीटता भी जा रहा था, जबकि विभा किसी बेज़बान जानवर की तरह उसकी मार बर्दाश्त कर रही थी। उसके शरीर पर अशोक की मार के निशान बनते जा रहे थे। माथे से खून रिसने लगा था, नाक से भी खून बह रहा था, एक होंठ का किनारा फट चुका था, मगर उस पर न जाने कौन सा जुनून सवार था कि उसे इतना जख्मी करने के बावजूद भी उसका हाथ नहीं रुका था। बच्चे चूल्हे के पास बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे और साथ ही ये दृश्य भी देख रहे थे। उनके मासूम मन इस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ये सब कुछ ठीक है और इसी तरह से चलता रहने वाला है। शायद हर रोज़ नाश्ते के साथ साथ माँ को मार पड़ना भी ज़रूरी होती है। अशोक विभा को मार मार कर जब अपने मन की भड़ास निकाल चुका तो आकर इत्मीनान से चाय और पराठे का नाश्ता करने लगा, जबकि विभा वहीं आंगन में पड़ी रह गई। काम पर जाते हुए एक बार फिर से अशोक ने विभा को डंडा मारा था और घर से बाहर निकलता चला गया। विभा के मुंह से आह निकली। उठकर बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेज दिया। दर्द करते शरीर के साथ घर के कामकाज निपटाए और फिर साथ वाली पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ के झाड़ू बर्तन भी वही किया करती थी, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। तुम आज फिर से मार खा के आई हो। 1000 बार समझाया है कि पलटकर अपने पति को जवाब दिया करो। इस तरह दासी बनकर जीने का कोई फायदा नहीं है। तुम तो किसी जानवर की तरह मार खाती रहती हो और फिर भी उसके साथ रह रही हो। ना जाने तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है। पड़ोसन ने उसके जख्मी शरीर को देखकर हमेशा की तरह ही उपदेश देना शुरू कर दिया था। विभा ने सर झुका लिया। वो जानती थी कि मजबूरियां कोई नहीं समझता, बस हर कोई सलाह और मशवरा ही देता है। वो अपने घर में थी, किस मजबूरी के तहत थी, किस पीड़ा में गुजारा कर रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी, या फिर उसका भगवान जानता था। शुरू से अनाथ होकर पली बड़ी थी। कुछ साल की हुई तो माँ भी चल बसी थी। इस तरह अनाथ होने के साथ साथ लाचार भी हो गई थी और अपनी मामी के रहम करम पर आ गई थी, क्योंकि ददियाल वालों ने तो उसे रखने से ही साफ इनकार कर दिया था। ननिहाल वालों को अपनी इकलौती बेटी की निशानी से ज़रा हमदर्दी थी। ये हमदर्दी भी तब तक कायम रही जब तक सर पर नाना नानी सलामत रहे। वो बहुओं से छुप छुपाकर उसे खाना खिला दिया करते थे, कुछ अच्छा भी खाने को दे दिया करते थे और अक्सर ही बहुओं की मार से भी बचा लिया करते थे। ये अलग बात थी कि घर का सारा काम उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। वो जो अभी दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी, उसे गृहस्थी में उलझा दिया गया था, ये कहकर कि कल को ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवाएगी। क्या कहेंगे, सगे माँ बाप नहीं थे तो किसी ने गृहस्थी भी नहीं सिखाई। ये कहते हुए मामी अपने हर कर्तव्य से मुंह मोड़ गईं और सारा काम उसके ऊपर डाल दिया। नाना नानी प्यार करते थे, मगर इतना भी बहुत बहुत था कि उसे इस घर में पनाह मिली हुई थी। शुरू से दब्बू किस्म की थी, फिर उसकी शादी को भी बोझ समझकर निपटा दिया गया था। नाना नानी का देहांत हो चुका था और मामा मामी से उसका कमज़ोर शरीर और बर्दाश्त नहीं होता था। हालांकि उसका होना अच्छे खासे फ़ायदे का कारण था, मगर मामी ये देखती कि इसके संस्कार और सलीके के आगे उनकी बेटियों का फूहड़पन कुछ ज़्यादा ही दिख जाता है। सारे परिवार वाले विभा की तारीफ किया करते थे और अपनी बेटियों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए विभा की मिसालें दिया करते थे। उनकी बेटियां विभा के सामने कहीं पीछे चली जाया करती थीं, क्योंकि वो सादगी और बहुत ही ख़राब हालत के बाद भी उनसे ज़्यादा सुंदर नज़र आती थी।
उनके घर में पहला रिश्ता अशोक का आया था, जो कि मामी की बेटी के लिए ही था, मगर उन्होंने विभा को निपटा देना ज़रूरी समझा था, ताकि बाद में आने वाले अच्छे अच्छे रिश्तों में से चुनकर अपनी बेटियों की शादियां कर सकें। अपनी शादी पर विभा दूसरी लड़कियों की तरह दुखी या रोती हुई नहीं थी, बल्कि वो ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि नरक से जान छूटने की कोई उम्मीद नजर आई है। उसकी सखियां अक्सर ये कहा करती थीं कि तुम्हारी बुरी हालत बस यहीं पर है, तुम देखना जैसे ही तुम्हारी शादी होगी तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, पति तुम्हें सर आंखों पर बिठाकर रखेगा और बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा, तुम्हें लेने के लिए कोई राजकुमार ही आएगा। इस तरह की बातें सुनते ही विभा बड़ी हुई थी और अब उसे वाकई अपने सपनों के राजकुमार का इंतज़ार था। वो शक्ल सूरत से कोई राजकुमारी नहीं थी और राजकुमार चाहती भी नहीं थी, मगर ये चाहती थी कि जो भी उसे मिले बेशक वो मामूली शक्ल सूरत का हो, मामूली सी सैलरी पाता हो, मगर उससे प्रेम करे, उसका ख्याल रखे, उसकी ज़िंदगी में प्रेम की जो कमी थी वो उसे पूरी कर दे। रिश्ता आने के कुछ दिन बाद अशोक के घर वाले कुछ लोगों को लेकर आए और सादगी से विवाह की रस्म अदा करते हुए विभा को अपने साथ ले गए। विभा विदा होकर अशोक के घर आई तो चारों तरफ ध्यान से इस घर की चारदीवारी को देखने लगी। अशोक अनाथ और गरीब था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बिचौलिए से कहे सुनकर रिश्ता करवाया था और भारी दक्षिणा भी अदा की थी। इतनी अच्छी पत्नी पाकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। शुरू शुरू के कुछ महीने सुख शांति से बीत गए, मगर इसके बाद विभा का बुरा समय शुरू हो गया और वो बुरा समय आज तक जारी था। 3 बच्चे हो चुके थे, मगर वो समय टलने का नाम ही नहीं लेता था। अशोक सुबह का काम पर गया, शाम को वापस आया करता था। उसकी अनुपस्थिति में सारे काम विभा को खुद ही कर निपटाने होते थे, जैसे बिल भरना, सब्जी और राशन वगैरह लाना। हर काम विभा खुद किया करती थी। कुछ दिनों में ही उसने घर को सजा संवार कर सुंदर बना दिया था। हर तरफ सफाई और स्वच्छता नजर आया करती थी। अपने घर को ऐसे सलीके से सजा हुआ देखकर अशोक भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एक दिन अशोक समय से कुछ पहले घर आ गया। लगभग शाम का समय था। विभा बाहर सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। उसने अच्छे तरीके से पल्लू ओढ़ रखा था और नज़रें नीचे किए सब्जी चुनने में व्यस्त थी। अशोक गली में आया तो विभा को सब्जी लेते हुए पाया, जबकि नज़रें सामने दुकान पर बैठे हुए कुछ मनचले लड़कों पर चली गईं, जो विभा की तरफ देखकर लालची भरी मुस्कुराहट दे रहे थे और एक दूसरे को ताने मारते हुए बातें कर रहे थे। अशोक खामोशी से उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया तो वो कहने लगे, अशोक कितना बदसूरत है और कैसी अप्सरा सी पत्नी मिल गई है। दोनों जब साथ चलते हैं तो हूर के बगल में लंगूर नजर आता है। अशोक, पता नहीं घर वालों की क्या मजबूरी होगी कि इतनी सुंदर लड़की को इस जैसे के साथ ब्याह दिया, जिसका आगे पीछे भी कोई नहीं है। दूसरा कहने लगा, हाँ यार, मेरी माँ भी काफ़ी समय से रिश्ते तलाश कर रही हैं, मगर ऐसी सुंदर लड़की तो उन्हें भी नज़र नहीं आई। ऐसी लड़की के इंतज़ार में तो मैं अभी तक कुंवारा हूँ। तीसरा कहने लगा, ऐसी लड़की का इंतज़ार करने से अच्छा है कि किसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की से शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सुंदर लड़की के चक्कर में कोई चरित्रहीन लड़की उठाकर ले आओ, जिसका हज़ारों लड़कों के साथ चक्कर हो। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा ना कहो। उस लड़के ने उसे टोका तो वो कहने लगा, हाँ और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है ये सुंदर लड़की अशोक को ऐसे ही मिल गई है? ज़रूर कहीं ना कहीं मुंह काला किया होगा, कोई ना कोई गुल खिलाया होगा, तभी तो इसके घर वालों ने इसे अशोक के साथ ब्याह दिया है, वरना इतना अंधा तो कोई भी नहीं होता। तरह तरह की बातें वो लोग कर रहे थे और ये सारी बातें अशोक के दिल में जहर का बीज बो रही थीं। शक का पौधा अशोक के दिल में जड़ पकड़ गया था। वो चुपचाप घर आ गया। विभा उसे घर में समय से पहले देखकर खुश हो गई और फौरन उसके पास आ बैठी। आज आप जल्दी आ गए, मुझे बताते तो मैं कुछ अच्छा सा बनाकर रखती। अशोक ने घूर कर उसकी तरफ देखा और कहने लगा, हर समय ही आगे पीछे लगी रहती हो, जा दफा हो जा, जाकर अपना काम कर। पहली बार उसने उसके साथ ये व्यवहार किया था तो उसने हैरत से अशोक की तरफ देखा, मगर खामोशी से उठ गई।
मगर इसके बाद अशोक का व्यवहार उसके साथ बदलता चला गया। वो विभा पर बहुत ज़्यादा शक करने लगा था और मारपीट तक भी नौबत पहुंच चुकी थी। विभा गर्भवती थी, मगर इसके बावजूद भी अशोक उसे मारने से नहीं रुकता था। वह नियमित रूप से उसकी पिटाई करता था। इसी तरह उसके 3 बच्चे हो चुके थे, मगर हर रोज़ मार खाना उसका नियम बन चुका था। अशोक के शक और तंग नज़री से तंग आकर उसने घर से बाहर जाना छोड़ दिया था। अपने बच्चों से सौदा मंगवा लिया करती थी, मगर अशोक को एक आदत लग चुकी थी अपनी पत्नी को मारने की, और वो आदत अब तक जारी थी। वो बच्चों के सामने विभा को बुरी तरह से पीटा करता था और बच्चे सुकून से बैठकर ये दृश्य देखा करते थे। उनके लिए रोज़ की बात थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। बच्चे जवान हो चुके थे, मगर अशोक की आदतें नहीं बदली थीं। विभा को लगता था कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, शायद वो अशोक की मार से बचा लेंगे, मगर ये उसकी भूल थी। जब भी अशोक उसे मारता था, कोई भी बच्चा आगे नहीं आता था, जिस पर विभा को बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। किसी से क्या शिकायत करती जब उसके अपने बच्चे ही उसका एहसास नहीं करते थे। एक दिन ज़रा सी गलती पर अशोक को इतना गुस्सा आया कि उसने डंडा उठाकर विभा को पीटना शुरू कर दिया और कई डंडे एक साथ उसके सर पर दे मारे, जिसकी वजह से उसे गहरी चोट लगी थी। वो काफ़ी देर बेहोश पड़ी रही, तो बेटों को कुछ ख्याल आया कि माँ तो आंगन से उठी नहीं, रोज़ की तरह वो कोई काम नहीं कर रही हैं। तो वो माँ के पास पहुँचे और उसे अस्पताल ले गए। काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाया गया। विभा को होश आया, मगर वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। घर सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त प्रभावित हुई थी और दिमाग पर गहरा असर हुआ था। उसकी ज़िंदगी तो बच गई थी, मगर वो बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। विभा का ख्याल रखने वाला पहले भी कोई नहीं था, और अब जब पागल हुई थी तो किसी ने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। 3 बेटे थे, अगर कोई बेटी होती तो शायद संभाल लेती, मगर किस्मत ने उसे बेटी से भी वंचित रखा था। कोई उसे खाना पानी ना पूछता। वो घर से बाहर निकलकर एक दिन पड़ोसन के घर चली गई, खाना खाया और वापस आ गई, और फिर अगले दिन किसी और के घर चली गई, वहाँ से खाना खाया और वापस आ गई। और फिर उसके मन ने इस बात को समझ लिया था कि उसे खाना बाहर से ही मिलेगा, और सुबह ही सुबह घर से बाहर निकल जाती थी और सारा दिन गलियों में भटकती रहती। जहाँ कहीं से खाना मिलता खा लेती। लोग दया करके उसे पैसे दे देते तो वो पैसों को भी संभाल कर रख लेती। वो एक जगह पर ज़मीन खोदती और पैसे उसी में रख दिया करती थी। कई साल बीत चुके थे और विभा का एक ही नियम था। कोई भी उसका ख्याल रखने वाला नहीं था और न ही उसे पूछने वाला था। बेटे जवान हो गए तो सब अपने अपने घरों वालों हो गए, अपनी अपनी पत्नियों को ले आए और अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो गए। इन दिनों अशोक बीमार पड़ गया। उसे कैंसर जैसा जानलेवा रोग हो गया था। कुछ दिनों में ही वो बिस्तर पर आ पड़ा था और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगने लगा था। पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था। वो आवाज़ें देता रहता, मगर बेटे एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, ऐसे करते जैसे उन्होंने बूढ़े बाप की आवाज़ सुनी ही ना हो। रिपोर्ट्स ने जब अशोक को कैंसर का पता चला तो वो बिल्कुल ही डर गया। वो जानता था कि मृत्यु सत्य है और एक न एक दिन उसे मर ही जाना है, मगर कैंसर जैसे रोग की पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए वो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था। वो चाहता था कि उसका इलाज हो जाए ताकि उसकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो, वो ज़िंदगी के बाकी बचे दिन कुछ कम तकलीफ़ में गुजार ले, मगर ऐसा होना भी संभव नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बेटे तो पहले ही अपनी अपनी ज़िंदगी दुनिया में गुम हो चुके थे। हालात ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं थे। ऐसे में उसे अपनी अर्धांगिनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, जो उसका इलाज ना करवाती, मगर कम से कम ऐसे कठिन समय में उसका सहारा तो बनती, उसे तसल्ली देती, उसका ख्याल रखती। अब वो आशा भरी नज़रों से विभा की तरफ देखा करता था, मगर विभा तो अपने होश में ही नहीं रही थी। एक दिन अशोक रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, बस मेरी ज़िंदगी की तकलीफ़ कम कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। मुझे यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ, मगर इसके लिए भी पैसे चाहिए
और मेरे पास पैसे नहीं हैं। पास बैठी हुई विभा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। पैसों के नाम पर उसकी आंखें जगमगा उठी थीं। गुम होश के साथ भी उसे समझ आ गई थी कि उसके पति को पैसों की ज़रूरत है। इसलिए उसने फौरन ही अशोक का हाथ थामा और उसे लेकर बाहर की तरफ निकल गई। बहुओं ने जब ये दृश्य देखा तो हंसने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, देखो पागल बुढ़िया अब बूढ़े को भी अपने साथ लेकर जा रही है। दोनों ही भीख का खाना खा लेंगे और जहाँ कहीं जगह मिलेगी सो जाएंगे। चलो हमारे सर से तो बला टल गई। विभा और अशोक के कानों में साफ साफ ये बातें पड़ी थीं। विभा तो इन बातों को नहीं समझ सकी थी, मगर अशोक ये बातें सुनकर और भी रो पड़ा था। अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया था, मगर आज वही बच्चे उसे बोझ समझ रहे थे। वो जानता था कि ये सब कुछ विभा के साथ गलत करने की सज़ा है जो उसे मिल रही है। अगर उसने कठिन समय में अपने बच्चों के सामने विभा का ख्याल रखा होता तो शायद उनकी परवरिश अच्छी होती और वो कुछ अच्छा सीख पाते। उसने हमेशा अपने बेटों के सामने विभा को धुतकारा था। उसकी तकलीफ़ और बीमारी की परवाह किए बिना उसे मारा पीटा था। कभी उसकी तकलीफ़ में उसे दवा नहीं लेकर दी थी, जिसकी वजह से बेटे भी यही समझने लगे थे कि शायद माँ के साथ साथ बाप को भी बेकार समझना है और इन्हें भी कोई दवा वगैरह लेकर नहीं देनी और ना ही इनका ख्याल रखना है। अशोक किसी बच्चे की तरह विभा के साथ जा रहा था। कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, मगर वो उसके साथ ही जा रहा था। देखना चाहता था कि विभा क्या करती है। तभी विभा उसे ले जाकर एक जगह पर बैठ गई और ज़मीन खोदना शुरू कर दी। अशोक ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर वो कंधा मार देती और दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो जाती। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसने एक बड़ी थैली निकाली जिसमें काफ़ी ज़्यादा रकम थी। ये रकम देखकर अशोक हैरान रह गया। विभा को जो भी आज तक पैसे मिलते रहे थे वो सारे इस थैली में थे जो ज़मीन के अंदर दबाया गया था। लेकिन इन पैसों के साथ साथ एक बड़ा सा सोने का हार भी था। अशोक ने विभा की तरफ देखा और कहने लगा, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहाँ से तुम्हें मिला? तो विभा टेढ़ा मुंह बनाकर हंसने लगी और कहने लगी, वहाँ से मिला है, वहाँ से। वो सड़क की तरफ इशारा कर रही थी। अशोक ने पूछा, कब मिला? तब उसने कोई जवाब नहीं दिया और हार को खुद से लगाकर देखने लगी और फिर कहने लगी, तुम ये बेच दो और ये पैसे रख लो। तुमने पैसे मांगे थे ना, ये लो। पैसे भगवान ने भेज दिए हैं। वो हंसे जा रही थी और अशोक को पैसे पकड़ाकर एक बार फिर से उठकर चलना शुरू कर दिया था, जहाँ पर रास्ते में मौजूद एक आदमी ने उसे पैसे पकड़ाए थे। पैसे पकड़कर वो फौरन भाग कर आई और अशोक के हाथ से थैली लेकर वो पैसे भी इसमें डालकर दोबारा से वहाँ से चली गई। अशोक को समझ आ गया था कि ये वो सारे पैसे हैं जो इसे भीख में मिलते रहे हैं। बजाय इसके कि वो दुकान पर जाती और कुछ खरीद कर खा लेती, इसने ये सारे पैसे इकट्ठे करके रखे थे जो आज अशोक के काम आ रहे थे। वो इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मगर कैंसर की तकलीफ से मुक्ति भी ज़रूरी थी। इसलिए वो डॉक्टर के पास चला गया। उसने सोने का हार बेच दिया था जो लाखों में बिका था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वजनी था। न जाने किसका गिरा होगा जो विभा को मिला था। वो ईश्वर की तरफ से मदद ही समझ रहा था। उसने सारा पैसा अपने इलाज में लगा दिया था और विभा का भी भरपूर ख्याल रखने लगा था। विभा भी अब उसकी तरफ प्रेम भरी नज़रों से देखती थी। वो जब विभा का ख्याल रखता और उसे कुछ अच्छा खिलाता तो वह हाथ आसमान की तरफ उठा देती और मुंह ही मुंह में बुदबुदाने लगती। थोड़े समय में अशोक को इलाज के साथ आराम होने लगा और कुछ समय दवाइयाँ खाने के बाद जब उसने अपने दोबारा टेस्ट करवाए तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके शरीर में कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। शायद उसे दुनिया में सज़ा मिली थी जो पत्नी से माफ़ी मांगने के बाद भगवान ने ख़त्म कर दी थी, या शायद ये विभा की प्रार्थनाओं का ही नतीजा था कि उसके साथ ज़िंदगी भर गलत करने के बाद भी वो किसी बुरे अंजाम से बच गया था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब विभा पर ज़रा भी आँच नहीं आने देगा। उसे घर में भी सम्मान देगा और घर के बाहर भी सम्मान दिलवाएगा और मेहनत मजदूरी करते हुए
ऐसे ही अपना और विभा का पेट पालेगा। उसे अपने बेटों के आगे भी बेबस नहीं होने देगा। साथ ही उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अपने बच्चों को ज़रूर इस घटना का सबक सुनाएगा, ताकि वो सबक सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में वो गलती ना करें जो उसने की थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।